चलिए आज बात करते हैं हम हर्टोग समिति की। समकालीन भारत एवं शिक्षा, कॉन्टेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन। तो इसमें हम बात करेंगे हर्टोग समिति की। वीडियो को आप 1.5x स्पीड पर देख सकते हो। लाइक, कमेंट और शेयर भी कर सकते हो। तो प्रश्न है हमारा, हर्टोग समिति की मुख्य सिफारिश की विवेचना कीजिए और अपव्यय एवं अवरोधन से हर्टोग समिति का क्या तात्पर्य है। या हर्टोग समिति की दृष्टि से उस समय प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन के मुख्य कारण क्या थे और इसे रोकने के लिए समिति ने क्या सुझाव दिए। यह प्रश्न आ सकता है कि उच्चतर माध्यमिक शिक्षा स्तर की किसी एक समस्या का वर्णन कीजिए और उसके उचित समाधान के लिए सुझाव दीजिए। तो बात करेंगे हर्टोग समिति की। तो ब्रिटिश सरकार ने भारत की समस्त सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति को समझते हुए तदनुकूल भारत में अपनी शासन नीति निश्चित करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की। दोबारा सुनेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिति को समझते हुए तदनुकूल भारत में अपनी शासन नीति निश्चित करने के उद्देश्य से 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन की नियुक्ति की और इस कमीशन से भारतीय शिक्षा के संबंध में अपने सुझाव देने के लिए कहा गया। साइमन कमीशन ने भारत की शिक्षा संबंधी समस्याओं और मांगों का अध्ययन करने के लिए एक सहायक समिति का गठन किया। सर फिलिप हर्टोग को इस समिति का अध्यक्ष बनाया गया और अध्यक्ष के नाम पर इस समिति को हर्टोग समिति कहा गया और उनकी अध्यक्षता में इस समिति का तत्कालीन यानी कि उस समय की भारतीय शिक्षा नीति, प्रशासन एवं स्वरूप की बड़ी बारीकी से अध्ययन किया गया। उसके बाद में 11 सितंबर 1929 को अपना प्रतिवेदन साइमन कमीशन को प्रस्तुत कर दिया गया। हर्टोग समिति 1927 से 29 के सुझाव, सजेशन ऑफ हर्टोग कमेटी 1927 टू 29। हर्टोग समिति के सुझाव को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा संबंधी, माध्यमिक शिक्षा संबंधी और उच्च शिक्षा संबंधी है। तो हर्टोग समिति के सुझाव को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं, जिसमें प्राथमिक शिक्षा संबंधी, माध्यमिक शिक्षा संबंधी और उच्च शिक्षा संबंधी है। प्राथमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। तो हर्टोग समिति ने अपने अध्ययन से इस परिणाम पर पहुंची कि पिछले 50 वर्षों में प्राथमिक शिक्षा के प्रसार की गति जनसंख्या वृद्धि की दृष्टि से बहुत ही धीमी रही और साक्षरता प्रतिशत बढ़ने के स्थान पर घटा था। उसने यह भी देखा कि प्राथमिक स्तर पर अपव्यय यानी कि वेस्टेज और अवरोधन यानी कि स्टैग्नेशन बहुत अधिक था। समिति की रिपोर्ट के अनुसार प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने से पहले ही बच्चे का स्कूल से हट जाना अपव्यय है और किसी बच्चे का एक कक्षा में एक से अधिक रुकना अवरोधन है। समिति ने प्राथमिक शिक्षा के इस समस्या के कारणों का पता लगाया और साथ ही इस स्तर पर अपव्यय और अवरोधन को रोकने के सुझाव भी बताए। समिति की रिपोर्ट में प्राथमिक स्तर पर अपव्यय और अवरोधन के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए। कौन कौन से कारण थे? पॉइंट नंबर 1, प्रत्येक गांव में प्राथमिक विद्यालय नहीं है। छात्रों को दूर पढ़ने के लिए जाना होता है। वे स्कूलों में प्रवेश तो लेते हैं परंतु बीच में ही छोड़ देते हैं। प्राथमिक विद्यालयों का वितरण भी ठीक नहीं है, मतलब प्राथमिक विद्यालय जहाँ जहाँ होने चाहिए वहाँ पर प्राथमिक विद्यालय नहीं है और पिछड़े क्षेत्रों में इनकी संख्या बहुत कम है। प्राथमिक विद्यालयों का पाठ्यक्रम बच्चों के हितों को पूरा नहीं करता और बच्चे प्रवेश तो ले लेते हैं परंतु जब उन्हें कोई लाभ नहीं होता तो उनके अभिभावक उन्हें स्कूलों से हटा लेते हैं। चौथी बात कही गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में अमनोवैज्ञानिक शिक्षण विधियों का प्रयोग किया जाता है जिससे बच्चे रुचि नहीं लेते। पांचवी बात कही गई है कि प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण सामग्री का अभाव है और शिक्षण को रुचिकर नहीं बनाया जा रहा है।
पॉइंट नंबर 6, प्राथमिक विद्यालयों के अधिकतर शिक्षक न तो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता प्राप्त हैं और न ही शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त हैं। पॉइंट नंबर 7, गांव के विद्यालयों के लिए शिक्षक उपलब्ध नहीं होते हैं और शिक्षिकाओं की तो और भी अधिक कमी है। पॉइंट नंबर 8, अधिकतर प्राथमिक स्कूल एक अध्यापकीय हैं, मतलब कुछ अधिकतर स्कूल ऐसे हैं जिसमें केवल एक ही अध्यापक है। पॉइंट नंबर 9, दूर दराज के प्राथमिक विद्यालय अनियमित रूप से चलते हैं। पॉइंट नंबर 10, अधिकतर भारतवासी निर्धन हैं और वे अपने बच्चों को प्रारंभ से ही मजदूरी कराने के लिए विवश हैं। पॉइंट नंबर 11, अधिकतर भारतवासी अशिक्षित हैं और वे शिक्षा के महत्व को नहीं समझते। समिति ने प्राथमिक स्तर पर अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1, प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्णतः स्थानीय निकायों पर न छोड़ा जाए। प्राथमिक शिक्षा का भार पूर्णतः स्थानीय निकायों पर न छोड़ा जाए। पॉइंट नंबर 2, कहता है कि प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता न की जाए। पॉइंट नंबर 3, प्राथमिक विद्यालय निरीक्षकों की संख्या में भारी वृद्धि की जाए। पॉइंट नंबर 4, जिन प्राथमिक विद्यालयों की व्यवस्था ठीक नहीं है उन्हें बंद कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 5, प्राथमिक शिक्षा की न्यूनतम अवधि 4 वर्ष की जाए। पॉइंट नंबर 6, प्राथमिक शिक्षा के पाठ्यक्रम में जीवन उपयोगी विषयों का स्थान दिया जाए। पॉइंट नंबर 7, प्राथमिक विद्यालयों को मनोरंजन, ग्राम सुधार और प्रौढ़ शिक्षा का केंद्र बनाया जाए। पॉइंट नंबर 8, प्राथमिक विद्यालयों में योग्य एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की जाए। पॉइंट नंबर 9, प्राथमिक अध्यापकों के प्रशिक्षण के स्तर को ऊंचा उठाया जाए। सेवारत अध्यापकों के लिए विशेष कोर्स शुरू किए जाए। पॉइंट नंबर 10, प्राथमिक अध्यापकों की सेवा शर्तों में सुधार किया जाए और उनके वेतन बढ़ाए जाए। पॉइंट नंबर 11, प्रारंभ से ही अपव्यय एवं अवरोधन को रोकने के लिए प्रयत्न किए जाएं। माध्यमिक शिक्षा संबंधी सुझाव। समिति ने माध्यमिक शिक्षा में 2 बड़ी कमियां पाई। एक, माध्यमिक शिक्षा का परीक्षा प्रदान होना और दूसरा, माध्यमिक परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने वाले छात्रों के प्रतिशत में निरंतर वृद्धि होना। समिति की सम्मति में इन दोनों कमियों के अग्रलिखित कारण थे। कौन कौन से कारण थे? नंबर 1, मिडिल स्कूलों का निम्न शैक्षिक स्तर, माध्यमिक शिक्षा में विस्तार, कक्षा 10 से पहले कक्षाोन्नति में उदारता। पॉइंट नंबर 4, उपयुक्त शैक्षिक योग्यता, शिक्षक प्रशिक्षण प्राप्त अध्यापकों की कमी। पॉइंट नंबर 5, विश्वविद्यालय उच्च शिक्षा के प्रति कम आकर्षण। समिति ने माध्यमिक शिक्षा के उपयुक्त दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? पॉइंट नंबर 1 में कहा है कि मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में सुधार किया जाए और उनमें जीवन उपयोगी विषयों को स्थान दिया जाए और उसे विस्तृत किया जाए, यानी ये बड़ा कर दिया जाए। पॉइंट नंबर 2 में कहा गया है कि मिडिल स्तर पर सार्वजनिक परीक्षा होगी और उत्तीर्ण छात्रों को उनकी योग्यता एवं आवश्यकता के अनुसार उद्योगों की शिक्षा दी जाएगी। पॉइंट नंबर 3 में कहा गया है कि माध्यमिक स्कूलों के पाठ्यक्रम में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों का समावेश किया जाएगा। पॉइंट नंबर 4 में कहा गया है कि हाई स्कूल स्तर पर वैकल्पिक पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जाए और छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार विषयों के चयन में छूट दी जाए। पॉइंट नंबर 5 में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों में उच्च शैक्षिक योग्यता प्राप्त और प्रशिक्षित अध्यापकों की नियुक्ति की जाए। पॉइंट नंबर 6 में कहा गया है कि माध्यमिक विद्यालयों के लिए शिक्षक प्रशिक्षण की उचित व्यवस्था की जाए। सेवारत शिक्षकों के लिए अभिनव पाठ्यक्रम यानी कि रिफ्रेशर कोर्सेज चलाए जाएं। पॉइंट नंबर 7 में कहा गया है कि शिक्षकों के वेतन बढ़ाए जाएं और उनकी सेवा शर्तों में सुधार किया जाए, उन्हें बीच में न निकाला जाए। उच्च शिक्षा संबंधी सुझाव। समिति ने तत्कालीन उच्च शिक्षा के संख्यात्मक प्रगति को तो संतोषजनक बताया। समिति ने तत्कालीन उच्च शिक्षा की संख्यात्मक प्रगति को संतोषजनक बताया, परंतु उसके गुणात्मक स्तर में गिरावट के प्रति चिंता व्यक्त की। साथ ही उसने यह भी स्पष्ट किया कि यह शिक्षा
स्पष्ट किया कि यह शिक्षा केवल सैद्धांतिक है और इससे शिक्षित बेरोजगारी बढ़ रही है। समिति ने उच्च शिक्षा की इन कमियों में निम्नलिखित कारण बताए। कौन कौन से कारण? विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित महाविद्यालयों के बीच में उचित तारतम्य नहीं है। विश्वविद्यालय और उनसे संबंधित महाविद्यालयों के बीच में उचित तारतम्य नहीं है। पॉइंट नंबर 2, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों के पाठ्यक्रम सैद्धांतिक हैं। पॉइंट नंबर 3, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में ऑनर्स कोर्स सही ढंग से नहीं चलाए जा रहे हैं। पॉइंट नंबर 4, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में पुस्तकालय की उचित व्यवस्था नहीं है। पॉइंट नंबर 5, पॉइंट नंबर 5, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में इंटरमीडिएट पास किसी भी छात्र छात्रा को प्रवेश दे दिया जाता है। पॉइंट नंबर 6, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रों की संख्या उनकी क्षमता यानी कि उनकी कैपेसिटी से अधिक है। समिति ने उच्च शिक्षा के उपयुक्त दोषों को दूर करने के लिए निम्नलिखित सुझाव दिए। कौन कौन से सुझाव दिए? देश में कुछ विश्वविद्यालय चलो ध्यान देंगे। देश में कुछ विश्वविद्यालय केवल शिक्षण और शोध संस्थानों के रूप में ही विकसित किए जाए। पॉइंट नंबर 2, सभी विश्वविद्यालयों में पुस्तकालय और प्रयोगशालाओं और शोध कार्यशालाओं की उचित व्यवस्था की जाए। पॉइंट नंबर 3, कुछ विश्वविद्यालयों में ऑनर्स कोर्स चलाए जाएं और इनका स्तर सामान्य कोर्स से ऊंचा होना चाहिए। पॉइंट नंबर 4, विश्वविद्यालय और महाविद्यालयों में औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा की व्यवस्था की जाए और उच्च शिक्षा को रोजगारपरक बनाया जाए। पॉइंट नंबर 5, विश्वविद्यालयों में रोजगार कार्यालय यानी कि एम्प्लॉयमेंट ब्यूरो खोले जाएं और जो छात्रों को नौकरी के अवसरों की जानकारी दें और नौकरी प्राप्त करने में सहायता करें। पॉइंट नंबर 6, विश्वविद्यालय और महाविद्यालय में छात्रों के प्रवेश के नियम कठोर बनाए जाए। केवल योग्य और सक्षम छात्र ही प्रवेश दिया जाए। पॉइंट नंबर 7, संबंध कॉलेजों के प्राध्यापकों यानी कि प्रधानाध्यापकों की नियुक्ति का उत्तरदायित्व विश्वविद्यालय पर हो। केवल योग्य प्राध्यापक ही नियुक्त किए जाएं। हर्टोग समिति 1927 से 29 का मूल्यांकन यानी कि इवैल्यूएशन ऑफ हर्टोग कमेटी 1927 टू 29। हर्टोग समिति से पहले इस देश की शिक्षा के विषय में कई बार सोचा और समझा जा चुका था, पर उसके सुधार के लिए सुझाव दिए जा चुके थे। हर्टोग समिति के लिए कुछ भी नया कहने के लिए शेष नहीं था। इसके प्रतिवेदन में पुरानी बातों को ही दोहराया गया था। अगर उसकी कोई विशेषता है तो यह है। कौन सी विशेषता है? पॉइंट नंबर 1, इसने वुड के घोषणा पत्र में उठाई प्राथमिक शिक्षा की समस्या, अपव्यय और अवरोधन के कारणों की खोज की और उसके समाधान के उपाय सुझाए। पॉइंट नंबर 2, माध्यमिक स्तर की शिक्षा को परीक्षा प्रदान के स्थान पर व्यवसाय प्रधान बनाने पर बल दिया। माध्यमिक स्तर की शिक्षा को परीक्षा प्रधान बनाने के स्थान पर व्यवसाय प्रधान बनाने पर बल दिया। पॉइंट नंबर 3, उच्च शिक्षा में व्यावसायिक और तकनीकी विषयों पर बल देकर शिक्षित बेरोजगारी को बढ़ाने से रोका। परंतु इस समिति के कुछ सुझाव तब तक सार्थक थे और आज सार्थक हैं। कुछ तब सार्थक थे, कुछ न तो तब सार्थक थे और न ही कुछ आज सार्थक हैं। जैसे प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य करने में शीघ्रता न की जाए। जो प्राथमिक शिक्षा है उसको अनिवार्य करने में शीघ्रता न की जाए। पॉइंट नंबर 2, मिडिल स्कूलों के पाठ्यक्रम में धनोपार्जन यानी कि धन का उपार्जन करना, धनोपार्जन संबंधी कौशल का समावेश किया जाए। पॉइंट नंबर 3, किसी भी स्तर की शिक्षा विशेषकर उच्च शिक्षा के प्रसार करने के स्थान पर उसके स्तर को उठाया जाए। सरकार ने इस समिति के सुझाव को अपने ढंग से देखा और समझा और कहा कि शिक्षा के किसी भी स्तर पर गुणात्मक सुधार पहले किए जाएं। भारतीय जनता ने इसका विरोध किया और भारतीयों के अनुसार शिक्षा का प्रसार पहले किया जाना चाहिए था और दोनों के अपने अपने तर्क थे। सरकार को एक बहाना मिल गया था। उसने शिक्षा के प्रसार के लिए कोई कार्यक्रम नहीं बनाए और अफसोस यह है कि उसके गुणात्मक सुधार के लिए भी कोई ठोस कार्य नहीं किए गए।
व्यक्तिगत स्तर पर भारतीयों ने कुछ ऐसी संस्थाएं अवश्य चालू की जिनके लिए न तो सरकार से कोई मान्यता ली और न ही आर्थिक सहायता ली। इनसे बच्चों को साक्षर अवश्य बनाया जा सका, यानी कि बच्चों को इन संस्थाओं ने बच्चों को साक्षर बनाया। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि सन 1931 से 1937 के बीच में प्राथमिक विद्यालयों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई और आर्थिक अभाव के कारण माध्यमिक विद्यालयों की संख्या कम हो गई। किसी भी स्तर की शिक्षा में कोई गुणात्मक सुधार नहीं किया गया और इस प्रकार से समिति के सुझाव भारतीय शिक्षा के प्रसार में बाधक सिद्ध हुए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।